Good morning, my dear students and faculty members who are watching this channel and this video. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, and affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In the lecture series of embryology, today I will deliver my talk on metamorphosis of frog. This lecture was most awaited from the students from last 2 months, but today I fulfill the requirements of all students and I deliver my this talk. जैसा कि आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा एम्ब्रियोलॉजी की एक स्पेशल लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें समय समय पर विभिन्न टॉपिक्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस के हिसाब से रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर शेयर किए जा रहे हैं। इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मैं मेटामॉर्फोसिस पे आपसे चर्चा करूंगा। मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस कितने प्रकार का होता है, मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या क्या चेंजेज होते हैं, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट के अंदर भी होता है, एम्फीबियंस के अंदर भी होता है, टाइगर सैलामेंडर्स में भी होता है, मेंढक में भी होता है, लेकिन सबकी अलग अलग मैकेनिज्म है। फिर भी बेसिक थीम यही है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है वो अडल्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस का जो टॉपिक है वो एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है, वो चैप्टर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मैं मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में होने वाला जो मेटामॉर्फोसिस है उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। हाँ, सबसे पहले कि इसका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, डेफिनेशन पार्ट, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। Metamorphosis is a biological process by which an animal physically develops after birth or hatching, involving a conspicuous and relatively abrupt change in the animal's body structure through cell growth and differentiation। अर्थात मेटामॉर्फोसिस वो प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज बर्थ के पश्चात अथवा हैचिंग के पश्चात अडल्ट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इस कन्वर्जन में सेलुलर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा टू ए मिनिएचर अडल्ट रेप्लिकेट एंड यूजुअली फ्रॉम एन एक्वेटिक टू ए टेरेस्ट्रियल और सेमी टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल। अर्थात एम्फीबियंस में होने वाला मेटामॉर्फोसिस एक प्रकार के लार्वा का अडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन है, और लार्वा जो होता है वो एक्वेटिक हैबिटेट वाला होता है, जबकि अडल्ट फ्रॉग जो है वो टेरेस्ट्रियल अथवा सेमी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाला होता है। मेटामॉर्फोसिस इज इनिशिएटेड बाय इंटरनली एंड मेंटेन्ड बाय द हार्मोन थायरोक्सिन एंड द प्रोसेस इज ऑब्लिगेटरी। अर्थात मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया आंतरिक रूप से थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा प्रेरित होती है, और ये जो प्रक्रिया है ये ऑब्लिगेटरी प्रकार की होती है। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशंस हैं। हाँ, इसके फाइनल जो डेफिनेशन है, मेटामॉर्फोसिस इज ए पोस्ट एम्ब्रियोनिक प्रोसेस इन विच हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ डेवलपिंग लार्वा इज टोटली चेंज्ड। अर्थात मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया एक प्रकार की पश्च भ्रूणीय प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर जब टैडपोल लार्वा अडल्ट मेंढक में कन्वर्ट होता है, उसमें इसका आवास और वासस्थान, इसकी आकारिकी, इसकी फिजियोलॉजी और इसका बिहेवियर पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस इज एन यूनिवर्सल फिनोमिनन इन विच चेंजेस टेक्स प्लेस। मेटामॉर्फोसिस एक सार्वत्रिक परिघटना है जिसमें प्लैंक्टोनिक से बेंथिक हैबिट में कन्वर्ट होती है, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट चेंजिंग होती है, और फ्लाइटलेस से फ्लाइट स्टेज है वो कन्वर्ट होती है। यहाँ पर फ्लाइटलेस से फ्लाइट शब्द है ये इंसेक्ट के संदर्भ में लिया है, क्योंकि इंसेक्ट के जो लार्वा होते हैं उनके अंदर पंख नहीं होते हैं, इसलिए फ्लाइटलेस है। ये जो थर्ड कंडीशन है ये मेंढक के एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओवरऑल इट इज अटेन्ड बाय ग्रोथ, डिफरेंशिएशन
एंड रिग्रेशन इवेंट। और संपूर्ण जो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया है, इसके अंदर ग्रोथ प्रक्रिया संपादित होती है, विभेदन की प्रक्रिया संपादित होती है, और कई बार इसके अंदर रिग्रेशन की जो परिघटनाएं हैं वो भी संपादित होती है। सो ओवरऑल मेटामॉर्फोसिस एक पोस्ट एम्ब्रियोनिक प्रोसेस है जिसमें लार्वा का अडल्ट मेंढक में कन्वर्जन हो जाता है, और ये कन्वर्जन थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन इसका पार्ट है। अब कायांतरण में होने वाले जो परिवर्तन है, चेंजेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, इन परिवर्तनों को 3 कैटेगरीज के अंदर रखा गया है: मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इकोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में शरीर की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो चेंजिंग होती है, और इकोलॉजिकल चेंजेस में इसका आवास और वासस्थान, हैबिट और हैबिटाट, वो परिवर्तित होता है। मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस है ये भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक तो प्रोग्रेसिव चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कुछ लक्षण लार्वा में तो अल्प विकसित होते हैं लेकिन अडल्ट में ज्यादा विकसित होते हैं। रिग्रेसिव चेंजेस वो चेंजेस हैं जो लार्वा के अंदर तो विकसित होते हैं लेकिन अडल्ट के अंदर ये लक्षण एब्सेंट होते हैं या डिजनरेट हो जाते हैं। अडप्टिव चेंजेस वो चेंजेस है जिसमें ये रचनाएं लार्वा में भी होती है, अडल्ट में भी होती है, लेकिन हैबिट और हैबिटाट में चेंज होने के कारण इनमें कुछ अनुकूलित लक्षण जो है वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मेटामॉर्फोसिस में होने वाले सभी परिवर्तन 3 कैटेगरी के हो गए: मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इकोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी 3 सब टाइप्स हो गई है: प्रोग्रेसिव चेंजेस यानी प्रगामी प्रकार के, रिग्रेसिव चेंजेस प्रतिगामी प्रकार के, और अडप्टिव चेंजेस यानी अनुकूलित प्रकार के। फर्स्ट जो कैटेगरी है इसमें मेटामॉर्फो में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये समरी के हिसाब से है, इसमें वेरी शॉर्ट। स्केलेटन में जैसे डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, इंक्रीज ऑसिफिकेशन, स्किन बिकम्स थिकर, मस्कुलेचर में डीजनरेशन ऑफ टेल, डायस्टिस्टम इन फ्रॉग, डास्टिक मेटामॉर्फोस नॉन फीडिंग, यूरोजेनाइटल प्रोनेफ्रिक किडनी टू अडल्ट किडनी, और सेंसरी सिस्टम में लेटरल सिस्टम डीजनरेट होता है, टेंटिकल्स जो है ये डेवलप होता है। इसका अब डिटेल जो एस्पेक्ट है ये एक एक करके पॉइंट वाइज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो फर्स्ट कैटेगरी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में भी प्रगामी परिवर्तन, प्रोग्रेसिव चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस वो चेंजेस होते हैं या इनमें इरेक्शन लार्वा में तो कम विकसित होते हैं लेकिन अडल्ट में ज्यादा विकसित होते हैं। अब ये चेंजेस में क्या क्या परिघटनाएं देखने को मिलती है, ये एक एक पॉइंट करके आपसे शेयर करूंगा। डेवलपमेंट इन लिम्स एंड देयर जॉइंट्स, भुजाओं में विकास होता है और इनकी संधियों में विकास होता है। लेफ्ट एंटीरियर आर्म इमर्ज फ्रॉम स्पाइरिकल ओपनिंग, अग्र भुजा जो है उसमें बाई जो भुजा है वो स्पाइरिकल छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है, और राइट एंटीरियर आर्म या ओपर्क्युलर फोल्ड के द्वारा बाहर निकलती है। मिडिल ईयर डेवलप्ड इन रेस्पेक्ट टू फर्स्ट फेरिंजियल गिल स्लिट्स, मध्य कर्ण जो होता है वो फर्स्ट फेरिंजियल गिल स्लिट्स के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। टिम्पेनम इज सपोर्टेड बाय टिम्पेनिक बोन, टिम्पेनम में कान का पर्दा होता है, कान की झिल्ली है जो टिम्पेनिक बोन के द्वारा सपोर्टेड होती है। जिस तरह अपनी बॉडी के अंदर कान में मैलियस, इनकस, स्टेपिस अस्थि होती है, उस तरह मेंढक के कानों में ये टिम्पेनिक बोन है, विच इज हेल्पफुल इन साउंड रिसेप्शन, जो ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने में सहायक होती है। ऑप्टिक बल्गेज अपीयर एट डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, हेड की पृष्ठ सतह पर आंखों के जो भार है ऑप्टिक बल्गेज वो विकसित हो जाते हैं। निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन डेवलप, निमेषक झिल्ली प्रकट हो जाती है, क्योंकि लार्वा पानी में रहते हैं तो ये अपनी आंखों के ऊपर एक झिल्ली चढ़ा लेते हैं। गिल्स आर्च कन्वर्टेड इनटू हायोइड apparatus, गिल्स आर्च है हायोइड उपकरण के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। टग डेवलप एट फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, जीवा का विकास बकल कैविटी के फर्श से होता है। कॉर्डेट कार्टिलेज रोटेट पोस्टीरियर विच इज हेल्पफुल इन एंगल्फिंग लार्ज साइज इंसेक्ट, कॉर्डेट अस्थि है वो पीछे की तरफ घूर्णित हो जाती है, रोटेट हो जाती है, जिसके कारण बड़े आकार के जो इंसेक्ट है उसको निगलने में सहायता मिलती है। एफरेंट एंड डिफरेंट वेसल्स डेवलप, अपवाही और अभिवाही वाहिनियां विकसित हो जाती है। हार्ट बिकम 3 चैम्बर्ड, हृदय 3 कक्षों वाला हो जाता है जिसके अंदर
दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल विकसित होता है। ऑर्टिक आर्चेस बिकम अडल्ट टाइप, महाधमनी चाप जो है वो अडल्ट प्रकार के हो जाते हैं। हाँ, इसका सेकंड सब कैटेगरी इसमें रिग्रेसिव चेंजेस। रिग्रेसिव चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो लार्वा में तो विकसित है, लेकिन अडल्ट में ये डीजनरेट हो जाते हैं या अनुपस्थित हो जाते हैं या कम विकसित हो जाते हैं। तो रिग्रेसिव चेंजेस में मुख्य परिवर्तन जो होते हैं वो इस प्रकार है। टेल इज रिजॉर्व बाय ऑटोलाइसिस, टैडपोल लार्वा में जो पूंछ होती है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। इन यंग फ्रॉग ए स्मॉल रेमनेंट ऑफ टेल रिमेन्स फॉर शॉर्ट पीरियड, कायांतरण से जस्ट पहले मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स स्टेज इसको बोलते हैं, उसमें छोटी पूंछ जो होती है वो लगी रहती है, विच लेटर ऑन टोटली एब्जॉर्ब्ड, जो बाद में पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। क्लोम रीएब्जॉर्ब्ड, क्लोम अवशोषित हो जाते हैं। क्लोम क्लेफ्ट क्लोज्ड, क्लोम की जो खांच है वो बंद हो जाती है। पेरीब्रेंकियल कैविटी डिसअपियर, पेरीब्रेंकियल कैविटी विलुप्त हो जाती है। ओपरकुलर फोल्ड रोल डाउन, ओपरकुलर फोल्ड है वो रोल हो जाता है। ये जैसे फिगर देखा है इसमें ग्राफिकल, जैसे टैडपोल लार्वा है, जो जो इसके अंदर कायांतरण हो रहा है आप देख रहे हो, इसमें पूंछ है वो धीरे धीरे गायब हो रही है, पूंछ धीरे धीरे गायब हो रही है, लास्ट में एक छोटी सी पूंछ है। तो मेढक में क्या होगा कि जो रचना विलुप्त होगी उसकी अल्टरनेट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी। जैसे पूंछ तैरने में काम आती है, तो पूंछ जो जो गायब होगी तो इसके अंदर भुजाएं विकसित हो जाती है। गिल्स गायब होंगे तो इसके अंदर फेफड़े विकसित हो जाएंगे। तो अल्टरनेट स्ट्रक्चर का बनना बहुत जरूरी है। अल्टरनेट स्ट्रक्चर यदि नहीं बनेगी तो उस दौरान मेटामॉर्फिक चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। हॉर्नी टीथ स्लफ ऑफ विद टैडपोल स्किन, टैडपोल लार्वा के जमने जो संगी दांत होते हैं ये टैडपोल की त्वचा के साथ झड़ जाते हैं। हॉर्नी जा इज रिप्लेस्ड बाय ट्रू जॉ, संगी जो जबड़े हैं वो वास्तविक जबड़ों के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। और वास्तविक जबड़े प्रारंभ में कार्टिलेज युक्त होते हैं, लेकिन बाद में ये ओसिफाइड हो जाते हैं। वेंट्रल सकर डिसअपियर, अधर चूषक है वो विलुप्त हो जाते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन डिसअपियर, पार्श्व में जो संवेदी तंत्रों की जो लाइन होती है वो विलुप्त हो जाती है। सम ब्लड वेसल्स एंड ऑर्टिक आर्च एलिमिनेट, कुछ रक्त वाहिनियां और महाधमनी चाप जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। क्लोएकन कैनाल शॉर्टन एंड रीग्रेश, क्लोएकल की जो कैनाल है वो छोटी हो जाती है और अंत के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। अब क्वेश्चन है कि ये ऑर्गन जब विलुप्त होते हैं तो उसमें सेल की डेथ होती है या सेल की सुसाइड होती है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वो चलता है, तो ये पॉइंट मैं जैसे आपसे शेयर करूंगा। T3 causes degeneration of tail and gills that were important for larval but not adult movement and respiration. The first part of tail resorption is caused by suicide and later part of tail muscles are eaten by macrophage. तो प्रारंभ में जो पूंछ गायब हो रही है ये सुसाइड के कारण विलुप्त हो रही है, लेकिन मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स स्टेज में जब पूंछ विलुप्त होती है तो वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा विलुप्त होती है। Tadpole RBC are digested by macrophage of liver and spleen. Tadpole hemoglobin replaced by adult hemoglobin bind oxygen slowly and release more rapidly. तो adult hemoglobin जो है इसकी ऑक्सीजन के साथ बंधन क्षमता तो कम है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज करने की क्षमता इसकी ज्यादा है। जबकि लार्वा के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधन क्षमता ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज करने की जो कैपेसिटी है वो इसके अंदर कम होती है। इसका तीसरे जो परिवर्तन है वो है एडेप्टिव चेंजेस या अनुकूलित परिवर्तन। एडेप्टिव चेंजेस वो चेंजेस हैं जो लक्षण लार्वा में भी पाए जाते हैं और अडल्ट में भी पाए जाते हैं, लेकिन हैबिट और हैबिटाट में परिवर्तन होने के कारण इनमें थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन एक तरह से अडेप्टेशंस के रूप में देखे जा सकते हैं। तो मुख्य जो अडेप्टिव चेंजेस हैं वो इस प्रकार है। नंबर ऑफ स्टेटा डिक्रीज इन स्किन, त्वचा में जो स्टेटम लेयर जो होती है जैसे स्किन के अंदर एपिडर्मिस है, डर्मिस है। एपिडर्मिस जैसे स्टेटम कॉर्नियम है, स्टेटम मेलपिगी है। तो त्वचा में जो स्टेटा है, कोशिकाओं की जो परतें हैं, उन परतों की संख्या यहाँ पर कम हो जाती है। सरफेस बिकम्स केराटिनाइज्ड, ऊपर की जो सरफेस है वो केराटिनाइज्ड हो जाती है। मल्टीसेलुलर म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड्स डेवलप्ड, त्वचा में बहुकोशिकीय
म्यूकस ग्रंथियां और सीरस ग्रंथियां विकसित हो जाती है। इंटेस्टाइन ग्रेजुअली शॉर्टन्स, क्योंकि लार्वा शाकाहारी होता है इसलिए इसकी इंटेस्टाइन लंबी होती है। लेकिन अडल्ट मेंढक इंसेक्टिवोरस हो जाता है, कार्निवोरस टाइप का हो जाता है, इसलिए इसकी आंत जो है वो छोटी हो जाती है। आर्किनेफ्रिक किडनी कन्वर्टेड इनटू ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी, जो लार्वा किडनी है उसके अंदर अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, और अडल्ट की जो किडनी है इसके अंदर यूरिया का प्रोडक्शन होता है। तो आर्किनेफ्रिक किडनी है, इसका रूपांतरण ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी में हो जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन डिफरेंशिएट, ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट है, फोर ब्रेन, मिडिल ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी जैसे ऑल्फैक्टरी लोब है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लास्ट में जैसे सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो मस्तिष्क के जितने भी भाग है, सब डिविजन्स है, वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। हार्ट बिकम 3 चैम्बर्ड। लार्वा में इनिशियल स्टेज में हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो जो मेटामॉर्फोसिस होगा हार्ट के अंदर 2 आलिंद बन जाएंगे, 2 ऑरिकल्स बन जाएंगे, एक इसमें वेंटिकल्स बन जाएगा। स्केलेटन बिकम्स ऑसिफाइड। कंकाल जो होता है वो अस्थिर प्रकार का हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑसिन प्रोटीन है, उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। चेंजेज इन ब्लड सर्कुलेशन एज गिल्स लॉस्ट। जो जो गिल्स समाप्त होंगे रक्त परिसंचरण के अंदर परिवर्तन होता है, क्योंकि लार्वल स्टेज में गिल्स के द्वारा जब पानी का फ्लो होता है तो उसी पानी के द्वारा इसमें ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन गिल्स डैमेज हो जाएंगे, फेफड़े विकसित हो जाएंगे, और ब्लड सर्कुलेशन का जो तरीका है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के चेंजेस थे, मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन। और मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन 3 प्रकार के थे। एक तो प्रोग्रेसिव चेंजेस या प्रगामी परिवर्तन, रिग्रेसिव चेंजेस या प्रतिगामी परिवर्तन, और अडप्टिव चेंजेस या अनुकूलित परिवर्तन। अब इसका सेकंड जो पार्ट है दैट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें जो मुख्य जो पहलू है, मुख्य जो परिवर्तन है वो इस प्रकार है। अमोनिया एक्सक्रीशन नेचर इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया ड्यू टू चेंज इन एक्वेटिक हैबिटेट टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब लार्वा जो होता है एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक होता है तो इसमें अमोनिया का ज्यादा उत्पादन है, और अमोनिया चूंकि जहरीली ज्यादा होती है और टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन स्थलीय हैबिटेट में यूरिया बनती है। यूरिया है वो कम घातक है, कम हानिकारक है, और यूरिया को निष्कासन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। और फिजियोलॉजी में कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द बॉडी, यानी उत्सर्जी पदार्थों की प्रवृत्ति प्राणी के आवास और वास स्थान पर निर्भर करती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन है, यूरिया के अंदर 2 नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड जो होता है इसके अंदर 3 नाइट्रोजन होती है। जैसे अमोनिया है वो हाईली टॉक्सिक है, यूरिया कम टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड बहुत ही कम टॉक्सिक है। और इनको निष्कासित करने के लिए पानी की मात्रा भी कम आवश्यकता होती है। अमोनिया निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, यूरिया के निष्कासन के लिए कम पानी चाहिए, यूरिक एसिड के निष्कासन के लिए और भी कम पानी चाहिए। इसलिए जितने भी डिजर्ट एनिमल्स होंगे उनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्राय यूरिक एसिड होता है, और जितने भी जलीय प्राणी होंगे उनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्राय अमोनिया होता है। इन लीवर ऑर्निथिन साइकिल स्टार्टेड ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स, क्योंकि लीवर में यूरिया को संश्लेषित करने वाले एंजाइम जब तक अनुपस्थित रहते हैं अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण नहीं होता है। लेकिन जो जो लीवर में ऑर्निथिन साइकिल के एंजाइम स्टार्ट हो जाएंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अमोनिया का रूपांतरण यूरिया में स्टार्ट हो जाता है। तो लार्वा के अंदर ऑर्निथिन चक्र नहीं पाया जाता है, लेकिन अडल्ट के अंदर ऑर्निथिन चक्र है वो पाया जाता है। ये स्लाइड में आप देख लीजिए ऑर्निथिन साइकिल दिखाई है इसमें, और ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया कैसे बनती है, और यहाँ पर हर स्टेप में एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये एंजाइम का जैसे ग्राफ दिखाया है इसमें 4 मेन एंजाइम है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफेरेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, और आर्जिनोसक्सिनेट लाइसेट। और ये कायंत्रण की अलग अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेज में हार्मोन्स का लेवल है, ये आप देख रहे हो। तो लास्ट की जो स्टेज है क्लाइमेक्स स्टेज, इसके अंदर आप देख रहे हो चारों ही हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ गया है, और अमोनिया का रूपांतरण यूरिया में हो जाता है। स्किन बिकम्स स्ट्रेटिफाइड एंड केराटिन इज डिपॉजिटेड इन आउटर लेयर। त्वचा है वो स्तरित हो जाती है, और स्किन के आउटर सरफेस के अंदर
केराटिन प्रोटीन है वो डिपॉजिट हो जाता है। ड्यू टू केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन, वाटर बैलेंस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन इज लेस इन ब्लड। त्वचा जब केराटिनाइट हो जाती है तो पानी का जो बैलेंस संतुलन है वो बनाए रखना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बॉडी में पानी को रोकने के लिए, पानी के रिटेंशन के लिए क्या होगा, ब्लड के अंदर सीरम एल्ब्यूमिन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। और एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो पानी के अंदर वाटर का जो रिटेंशन है वो प्रारंभ हो जाता है। लार्वल हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू अडल्ट हीमोग्लोबिन। लार्वा का हीमोग्लोबिन अडल्ट हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। लार्वल हीमोग्लोबिन हैव more oxygen binding affinity, but adult hemoglobin have more oxygen releasing capacity। तो लार्वल हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ बंधन क्षमता कम है, ऑक्सीजन के साथ बंधन क्षमता ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीजिंग कैपेसिटी कम है। जबकि एडल्ट में ऑक्सीजन के साथ बंधन क्षमता कम है, लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज करने की क्षमता है वो ज्यादा है। लार्वल हीमोग्लोबिन हैव मोर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। लार्वल हीमोग्लोबिन में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि अडल्ट हीमोग्लोबिन में हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन की मात्रा ज्यादा होती है। तो लार्वल हीमोग्लोबिन और अडल्ट हीमोग्लोबिन, इसमें एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस है उसमें भी चेंज होती है। सिंथेसिस ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन इंक्रीज्ड ड्यू टू कार्निवोरस फीडिंग हैबिट। लार्वा के एलिमेंट्री कैनाल में ट्रिप्सिन और पेप्सिन यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं बनते हैं, लेकिन एडल्ट है वो कार्निवोरस होता है, इंसेक्ट्स खाता है। तो इंसेक्ट में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए इस मेंढक के अंदर पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। लार्वल पोरफायरोप्सिन इज रिप्लेस्ड बाय अडल्ट रोडोप्सिन। तो पोरफायरोप्सिन है ये विटामिन A2 का डेरिवेटिव है, जबकि रोडोप्सिन जो होता है ये विटामिन A1 का डेरिवेटिव है। तो रेटिना के अंदर जो पिगमेंट है वो पिगमेंट पोरफायरोप्सिन से परिवर्तित होकर रोडोप्सिन टाइप का हो जाता है। सर्टेन ऑर्गेन्स ऑटोलाइज्ड बाय एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। कुछ जो ऑर्गन है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा ऑटोलाइज्ड हो जाते हैं और ये एक्टिविटी 20% से 30% तक बढ़ती है। पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन। पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है, सो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज्ड, इसलिए ग्लाइकोजन का उपापचय जो होता है वो बढ़ जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज्ड इन डेवलपिंग एंड ग्रोइंग टिश्यू। क्योंकि जो जो मेटामॉर्फोसिस होगा, कोशिकाओं में डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के आरएनए बनते हैं। ये आरएनए फिर प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करता है और कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रकार के भी होते हैं, एंजाइमेटिक प्रकार के भी होते हैं, कैरियर वाहक प्रकार के प्रोटीन्स भी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रोटीन्स का संश्लेषण है वो प्रारंभ हो जाता है। ये एक ग्राफिकल फिगर दिखाया है सिंपली समझने के लिए कि इसके अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम में जैसे ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कैसे होता है। ये लार्वल का जैसे ग्राफिकल डायग्राम है, तो माउथ से जैसे इसके अंदर ये वाटर है और प्रवेश करता है और ये गिल स्लिट से जैसे बाहर निकलता है और इसी दौरान इसमें ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय जो हो जाता है। तीसरे जो परिवर्तन है वो है इकोलॉजिकल चेंजेस। और इकोलॉजी में आप जानते हो कि लार्वा है वो जलीय प्रकृति का है, अडल्ट मेंढक है वो स्थलीय या सेमी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का होता है। तो इकोलॉजिकल चेंजेस जो मुख्य हैं उसके अंदर एक्वेटिक हैबिटेट टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जलीय आवास स्थान का रूपांतरण स्थलीय आवास स्थान से हो जाता है। हर्बिवोरस हैबिट टू इंसेक्टिवोरस हैबिट, शाकाहारी से कीटाहारी प्रवृत्ति हो जाती है। In anuran, rate of metamorphosis is very fast, but in urodental it is slow. Some members undergoes for neoteny। तो एन्यूरन्स जो है उसके अंदर कायंत्रण की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, लेकिन यूरोडेलन्स में कायंत्रण की प्रक्रिया मंद प्रकार की होती है और कुछ यूरोडेलन में तो चीरभ्रूणता की स्थिति पाई जाती है, यानी नियोटेनी प्रकार की। और नियोटेनी में क्या होता है कि लार्वा के अंदर कायंत्रण जो होता है वो रुक जाता है थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए, और बाद में इसके अंदर कायंत्रण होता है। तो रिटेंशन ऑफ लार्वल स्टेज इज कॉल्ड नियोटेनी। जैसे सैलामेंडर है, एम्बाइस्टोमा है, इनके जो एक्सोलोटल लार्वा है उसके अंदर
नियोटेनी की परिघटना पाई जाती है। ये कुछ मुख्य मुख्य डिफरेंस जैसे टेबल के माध्यम से मैं शेयर करूंगा। टैडपोल लार्वा और फ्रॉग में क्या क्या चेंजिंग होती है मेटामॉर्फोसिस के दौरान। एक्वेटिक हैबिटाट से टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। लार्वा में टेल प्रेजेंट है, अडल्ट में भुजाएं प्रेजेंट है। लार्वा में रेस्पिरेशन गिल्स और स्किन के द्वारा होता है। अडल्ट में रेस्पिरेशन फेफड़ों के द्वारा होता है और हाइबरनेशन के दौरान स्किन से होता है। हर्बीवोरस होते हैं, इंटेस्टाइन लंबी होती है। अडल्ट कार्निवोरस होते हैं, इंटेस्टाइन छोटी होती है। टैडपोल लार्वा का माउथ छोटा होता है, मेंढक का माउथ बड़ा होता है। टैडपोल में निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, अडल्ट में निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लार्वा में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, अडल्ट में लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट है। टैडपोल में पोरफायरोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है रेटिना में, मेंढक के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। टैडपोल की किडनी आर्किनेफ्रिक प्रकार की है, अडल्ट की किडनी मीजोनेफ्रिक प्रकार की है। टैडपोल लार्वा में अमोनिया का उत्पादन होता है, अमोनोटेलिक इन नेचर। मेंढक के अंदर यूरिया का प्रोडक्शन होता है, यूरियोटेलिक इन नेचर। टैडपोल लार्वा में ऑर्निथिन साइकिल अनुपस्थित होती है, लेकिन मेंढक में ऑर्निथिन साइकिल पाई जाती है जिसमें अमोनिया का रूपांतरण यूरिया में हो जाता है। टैडपोल लार्वा कैन नॉट रिप्रोड्यूस। टैडपोल लार्वा है ये प्रजनन करने में कैपेबल नहीं है, लेकिन अडल्ट मेंढक जो होता है ये कैपेबल होता है। ये कई बार यूरोडेनस के जो लार्वा होते हैं इन लार्वा के अंदर पीडोजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है और उस केस में लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और लैंगिक प्रजनन है वो प्रारंभ कर देता है बिना कांतन के। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है लार्वा और मेंढक के अंदर। ये बहुत ही सुंदर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से जैसे चित्र लिया है और पूरे फ्रॉग का ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट इसके अंदर दिखाया है। तो ये जैसे मेंढक का एग है, एग से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ये हैचिंग होती है, ये टैडपोल लार्वा है। ये टैडपोल लार्वा के अंदर जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ओपर्कुलम बना। ये इसके बाद में ये फोरलिम्ब स्टेज है, अगर भुजाएं निकलती है, ये मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स स्टेज और लास्ट में ये अडल्ट मेंढक में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरे ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की सीरीज है एक मेंढक के डेवलपमेंट की। इसके बाद है हार्मोन एंड कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अब इसमें जो मेन जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन हार्मोन ही होता है, लेकिन अब थायरोक्सिन का सिक्रीशन है, इसमें तीन तीन ग्रंथियां जो है पार्टिसिपेट कर रही है। एक तो इसमें ब्रेन की हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरी थायरॉइड ग्लैंड। अब इस फिजियोलॉजिकल पार्ट को तीन स्टेज में जैसे डिवाइड कर सकते हैं, प्री मेटामॉर्फोसिस, प्रो मेटामॉर्फोसिस और मेटामॉर्फोसिस। और इन में क्या होगा, मेंढक के अंदर जो T3 और T4 है इनका एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन भी होता रहता है। ये जैसे फ्लोर चार्ट दिखा है रिसेप्टर्स का। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स आर मेंबर्स ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। There are two major type of T3 receptor, TR alpha and TR beta. TR alpha receptor for T3 ubiquitous, TR beta receptor induced by hormones and increase with respect to rise in thyroid hormones. TR/RSR complexes. In the unbound stage, TR/RXR is a transcriptional repressor. In the bound stage, repressor leave the complex and are replaced by co-activators like H80. तो ये हार्मोन्स का रिसेप्टर लेवल पे कैसे एक्शन होता है उसका ये फ्लो चार्ट दिखाया है इसमें है। अब इसका जो बेसिक जो फंडामेंटल पार्ट है हार्मोनल रेगुलेशन का वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेटामॉर्फोसिस स्टेज आर डिवाइडेड इनटू 3 फेज। तो कायंत्रण जो है ये तीन प्रावस्था के अंदर जैसे डिवाइड है, प्री मेटामॉर्फिक स्टेज, प्रो मेटामॉर्फिक स्टेज और मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स स्टेज। फर्स्ट इज प्री मेटामॉर्फिक स्टेज। इसके और फ्लो चार्ट है बहुत सुंदर, ये जो प्री मेटामॉर्फिक स्टेज। अब प्री मेटामॉर्फिक स्टेज में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस विकसित नहीं होता है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड विकसित हो जाती है। थायराइड ग्लैंड विकसित तो है, लेकिन थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता नहीं है।
अब प्री मेटामॉर्फिक स्टेज में क्या होगा, पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जब सिक्रित होता है तो लार्वा के अंदर जो ग्रोथ है वो निरंतर चलती रहती है। तो ये फर्स्ट स्टेज है प्री मेटामॉर्फिक स्टेज, और इस स्टेज में केवल प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है, और प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन के कारण लार्वा के अंदर जो ग्रोथ है वो संपादित होती है। अब ये प्री मेटामॉर्फिक स्टेज ये फिर कन्वर्ट होती है प्रो मेटामॉर्फिक स्टेज में। इसका एक आगे स्लाइड है वो मैं शेयर करूंगा, दिस वन। प्रो मेटामॉर्फिक स्टेज में क्या होगा, हाइपोथैलेमस विकसित हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो पहले विकसित थी, अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस भी विकसित हो गई है, और हाइपोथैलेमस से TSHRH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके कार्य करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। ये TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे जाके कार्य करता है, और थायराइड ग्लैंड से फिर T3 और T4 का सिक्रीशन प्रारंभ होता है। और जब T3 और T4 ये थायराइड हार्मोन है, और थायराइड हार्मोन का जब सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है तो कायंत्रण की परिघटना है वो प्रारंभ हो जाती है, और यहाँ पर इसका फीडबैक रेगुलेशन भी होता है। यदि ब्लड में T3 और T4 का लेवल ज्यादा हो उस केस में क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सिक्रीशन रुक जाएगा। यदि ब्लड में T3 और T4 की मात्रा कम हो उस केस में पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का सिक्रीशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो एक प्रकार से नेगेटिव फीडबैक की जो परिघटना है वो रेगुलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये प्रो मेटामॉर्फिक स्टेज ये फिर कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फिक स्टेज में। तो प्रो मेटामॉर्फिक स्टेज में द कंसंट्रेशन ऑफ T4 increases dramatically and TR beta level increase leading to tail resorption. TR beta is the principal receptor that mediate metamorphic climax. In this way, the tail undergo resorption only after legs are functional. यानी पूंछ तभी विलुप्त होगी जब टांगे इसमें विकसित हो जाती है। द विजडम ऑफ फ्रॉग इज सिंपल, नेवर गेट रीड ऑफ योर टेल बिफोर योर लेग्स आर फंक्शनल। तो इनकी पूंछ जब तक डिसअपेयर नहीं होगी जब तक टांगे फंक्शनल नहीं होती है, यानी अल्टरनेट स्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होती है। सम टिश्यूज आर नॉट रेस्पॉन्सिव टू थायराइड हार्मोन्स। कुछ टिश्यू है जिस पर थायराइड हार्मोन का कोई असर नहीं होता है, जैसे डोर्सल रेटिना। ये फाइनल स्टेज मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स। अब इसमें आप देख रहे हो हाइपोथैलेमस से TSH RS कंटिन्यू सिक्रीट होता रहता है, और हाइपोथैलेमस से डोपामिन का भी स्राव होता है। डोपामिन है एक तरह का ये बायोलॉजिकल एमिन है। अब TSH RS सिक्रीट होता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। लेकिन डोपामिन का रिजल्ट क्या होगा, डोपामिन के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जब सिक्रेशन रुक जाता है तो लार्वल स्टेज लार्वल अवस्था में नहीं रहेगी, उसकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन स्टार्ट होते हैं और कायंत्रण की प्रक्रिया है वो संपादित होती है। तो जो जो लार्वा में डेवलपमेंट होता रहेगा, लार्वा की पूंछ धीरे धीरे गायब हो जाएगी, टांगे विकसित हो जाती है, लार्वा के गिल्स गायब हो जाएंगे, फेफड़े बन जाएंगे। तो इस तरह इसका जो हार्मोन रेगुलेशन है ये 3 स्टेज में संपादित होता है, प्री मेटामॉर्फिक, प्रो मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक। और इस टोटल मेटामॉर्फोसिस से आप देख रहे हो बॉडी की 3 ग्लैंड है इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्टिसिपेट कर रही है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हाइपोथैलेमस मान लीजिए डेवलप नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप नहीं है, और लार्वा को थायराइड हार्मोन का इंजेक्शन दें या थायराइड के सप्लीमेंट दें तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स भी लेबोरेटरी के अंदर संपादित किए गए हैं। हाँ, the frog brain down regulate metamorphosis once metamorphic climax has been reached. Thyroid hormone induce a negative feedback loop, shutting down pituitary cells, which causes thyroid to secrete them. T3 found in the anterior pituitary at metamorphic climax. This inhibit transcription of thyrotropin genes and thereby initiate a negative feedback loop. हाँ, ये वही फिगर है इसमें दिखाया है। प्री मेटामॉर्फोसिस में ये स्टेज है, प्रो मेटामॉर्फोसिस ये प्रावस्था है,
क्लाइमेक्स स्टेज के अंदर भुजाएं बन गई हैं और पूंछ धीरे धीरे छोटी हो रही है और लास्ट में ये छोटे जो फ्रॉगलेट हैं वो बन जाते हैं। और अलग अलग मेंढक में डेवलपमेंट का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है क्यों मैंने एमफिल में जैसे इस पे स्टडी की है पूरे राना साइनोफिलिक्टिस पे। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर मेटामॉर्फोस तक की सारी स्टेजेस कैसे होती है ये हमने बाइनोकुलर्स के द्वारा देखी है। इन सभी के फोटोग्राफ है वो हमने उसमें कैप्चर किए थे। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कुल। हाँ ये एक फ्लो चार्ट है, ये मैं शेयर करूंगा। हाँ, जैसे एनवायरनमेंट से कोई भी सिग्नल जब आएगा हाइपोथैलेमस से, तो हाइपोथैलेमस से कॉर्टिको रिलीजिंग फैक्टर से स्रावित होता है। ये फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएस निकलता है, एसीटीएस निकलता है। टीएसएस होता है थायराइड को प्रेरित करता है, एसीटीएस है एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को प्रेरित करता है। थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 स्रावित होते हैं। T3 और T4 ये बाइंडिंग जो प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं, इनके साथ ये बंधित हो जाते हैं और यहाँ पर T4 का T3 में रूपांतरण हो सकता है, T3 का T3 में रूपांतरण हो सकता है और ये फिर ये केंद्र के अंदर चले जाते हैं और डीएनए को डायरेक्ट ये स्टिमुलेट करते हैं। इधर एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होंगे। ये हार्मोन भी बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बंधित हो जाते हैं और ये साइटोप्लाज्म से फिर न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है और जीन लेवल पर इन हार्मोन्स का फिर फंक्शन होता है। हाँ, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जैसे दिखाया प्री मेटामॉर्फिक स्टेज, मेटामॉर्फिक स्टेज, प्रोमेटामॉर्फिक स्टेज और ये मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स स्टेज। तो किस स्टेज पे हार्मोन्स बनते हैं, इनके क्या क्या रिसेप्टर्स हैं और डीएनए पे जाके ये किस तरह कार्य करते हैं। तो प्री मेटामॉर्फिक स्टेज में आप देख रहे हो कि डीएनए के अंदर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। अब प्रो मेटामॉर्फिक स्टेज के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो यहाँ पर राइबोसोम्स के द्वारा जो जीन जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और T3 हार्मोन है ये अन्य जीन है उनको फिर स्टिमुलेट करता है। और मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स स्टेज में आप देख रहे हो इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन होता है तो फिर इसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, एंजाइमेटिक भी हो सकते हैं, कैरी भी हो सकते हैं। और क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन है ये बॉडी के हर सिस्टम को, हर ऑर्गन्स को प्रभावित करता है और हर सिस्टम के अंदर क्या क्या संश्लेषण होगा, हाँ ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। हाँ, ये स्विमिंग पैटर्न का जैसे आजकल इस तरह की भी कंप्यूटराइज रिसर्च है वो चलती है। जैसे मेंढक का टेडपोल लार्वा है जैसे पानी में स्विमिंग करता है और अडल्ट मेंढक जो होता है ये चलता है। तो इसकी जो टेल की मोटर एक्टिविटी और लिम्ब की मोटर एक्टिविटी, इसका जैसे ऑसिलोस्कोप के द्वारा ये जैसे ग्राफ बनाया गया है। और टेल स्विमिंग में आप देख रहे हो इसमें जो वेवलेंथ जो है इसकी लैम्डा कम है लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन इधर मेंढक जो है चलता है, वॉकिंग करता है, इसके अंदर वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन एम्पलीट्यूड कम है। तो इस तरह की एक पीएचडी है वो सबमिट हुई है टेडपोलारो में स्विमिंग और अडल्ट के अंदर जो वॉकिंग जो स्पीड है, तो टेल मोटर एक्टिविटी और लिम्ब मोटर एक्टिविटी। ये ओवरऑल मेटामॉर्फोसिस, फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। तो फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस एक प्रकार की पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की परिघटना है जिसमें लार्वा का अडल्ट में रूपांतरण हो जाता है। और कायांतरण में होने वाले जो परिवर्तन है वो तीन कैटेगरी में रखे गए हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इकोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी तीन तरह के हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस, रिग्रेसिव चेंजेस और अडेप्टिव चेंजेस। और इंटायर जो हार्मोन डेवलपमेंट है ये थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। लेकिन ओवरऑल तीन ग्लैंड इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, ब्रेन की हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। अब किसी भी लेवल पे कोई भी प्रक्रिया बाधित होती है तो कायांतरण का प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। सो एक नट सेल में इंटायर टॉपिक मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग।
है आपने व्याख्यान ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हाईली thankful to you on behalf of my geology department, on behalf of my college. uh, I give my heartily congratulations to you. और ये जितने भी लेक्चर जो बन रहे हैं ये यूट्यूब चैनल पर शेयर किए जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने साइंस कम्युनिटी में जितने भी जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस चैनल्स के बारे में आप बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इन व्याख्यानों को आप पॉपुलराइज करें ताकि स्टूडेंट्स को इस कोरोना ड्यूरेशन के दौरान फ़ायदा मिल सके, क्योंकि अभी भी कैंपस क्लासेज है वो लगेगी नहीं लगेगी अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इस दौरान आप स्टे एट होम, सेफ एट होम एंड हेल्दी एट होम, इन धारणा को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्टडी है वो निरंतर जारी रखें। और किसी भी तरह की आपके कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, दूरभाष के द्वारा, ईमेल के द्वारा किसी भी तरीके से आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सभी का समाधान किया जाएगा। तो एक बार पुनः हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।